ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. सो लास्ट क्लास हम लोग ने क्या खत्म किया था गाइस? लास्ट क्लास क्या खत्म किया था? यस, वी डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 डिस्कस किया था, राइट? जिसमें हम लोग ने हैमबर्गर इफेक्ट पढ़ा था, बोर इफेक्ट पढ़ा था. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा था ना. So today we are going to start with the topic which is regulation of breathing. See, understand one thing. हमको जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एयर जो है वो ऑटोमेटिकली रशियन नहीं कर रही है. It is because of the pressure that is created because of the intercostal muscles. अंदर स्पेसेस बढ़ रही है तब जाके एयर इज गोइंग इनसाइड यू, राइट? तो जो हमारा प्रोसेस है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, मैं पूरा टाइम उसके ऊपर फोकस तो नहीं कर रही हूँ. इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. सो जो रेगुलेशन है बेसिकली कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग जो है वो दो तरह से हो रही है. कितने तरह से होती है? दो. फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर न्यूरल कंट्रोल and second is going to be your chemical control. दो कंट्रोल्स है, एक न्यूरल और एक केमिकल. सो न्यूरल में वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट brain and how brain is helping you in controlling, and chemical में we are going to talk about hormones. हार्मोन से भी ज्यादा मेजरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन. कैसे इनके कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से भी हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस चेंज होता है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रेन, कैन यू टेल मी ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा ब्रीथिंग में? ओके पहले मुझे ये बताओ ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? What are those three parts? Your brain is divided into three parts. Forebrain, midbrain, and hindbrain. हिंडब्रेन या हाइंडब्रेन, राइट? पता था ये? कभी जिंदगी में कभी ये तीन नाम सुने? फोरब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन क्या है? Yes, so let's say thalamus and hypothalamus. Then we have midbrain, then we have hindbrain या hindbrain, जिसमें क्या आता है? तीन चीजें आती है. What are those three things? cerebellum, medulla and last is pons, right? तो हमारा जो मेजर ब्रीदिंग का जो प्रोसेस कंट्रोलिंग करता है वो कौन है? पॉन्स. ठीक है. अब पॉन्स के अंदर ना देयर आर सर्टेन सेंटर्स. पॉन्स के इधर क्या है अपने पास? सेंटर्स है. अब ये सेंटर्स किस चीज के होंगे? सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी rhythm या rhythmic center. Then we have chemosensitive या chemoreceptor center. और कोई सेंटर पता है जो अपने ब्रेन में होगा? We have pneumotoxic center. And lastly, the center that we have is, can you guys guess? Apnostic center. अब
अब ये जो लास्ट वाला जो सेंटर है ना, इसको हम लोग हाइपोथेटिकल सेंटर भी बोलते हैं। क्यों हाइपोथेटिकल बोल रही हूँ? Why I'm calling it as hypothetical, that we will understand. अब यही सेंटर्स के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। रेगुलेशन जो ब्रेन में हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इन सब की वजह से हो रहा है। इज इट क्लियर? श्योर? ओके, सो सी, जब मैं बोल रही हूँ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मुझे बताओ 1 मिनट में कितना होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन? I'm not talking about heartbeat, I'm talking about inhalation and exhalation. It's going to be 15 to 18 breaths, which is going to include your inhalation as well as exhalation. अभी inhalation कितने टाइम के लिए होता है पता है? अब सेकेंड्स में होगा ना? हाँ, कितना सेकेंड्स होगा? Inhalation is your active process, exhalation is your passive process. Inhalation कितनी देर के लिए होगा? 5 सेकेंड के लिए। अरे पूरा 1 मिनट में नहीं बताना है। We have a cycle, small cycle है, right? ज़्यादा होगा। Inhalation is for 2 seconds and exhalation is for 3 seconds. क्यों? क्या क्यों? Exhalation कभी भी longer होते हैं inhalation से। कैसे क्या होता है? Deep breath लेकर देख सकते हैं। हम करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आएगा यहाँ पे और ये बताएगा करके, टेंशन मत लो। बट ऑलवेज रिमेम्बर 1 सेकंड ज्यादा होता है एक्सहेलेशन का। अब यहाँ पे थ्रू आउट यहाँ पे प्रोसेस कैसे रन करने वाला है? सी, जैसे तुम लोग को कोई चाहिए होता पूरा टाइम बोलने के लिए कि ये करो ये मत करो, फिर भी तुम गलत ही चीज करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वैसे ही इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को भी कोई तो चाहिए टू टेल देम कि डू इनहेलेशन, डू एक्सहेलेशन और स्टॉप ब्रीथिंग, व्हाटएवर इट इज। समझा? तो सबसे पहला सेंटर कौन सा था? अब इन सारे प्रोसेस में जो मेजर हेल्प करता है ब्रेन को सारे सिग्नल्स देने के लिए, you are going to have neurons. So neurons are going to play a very important role here. न्यूरॉन्स जब ब्रेन को सिग्नल देंगे या ब्रेन से सिग्नल लाएंगे तो ही हमारा ब्रीथिंग रेगुलेट होगा। करेक्ट? हाँ कि नहीं? राइट? श्योर? तो मुझे बताओ सबसे पहला जो हमारा आरआरसी सेंटर है वो सिग्नलिंग देता है फॉर इनहेलेशन। किसका सिग्नलिंग देता है वो आरआरसी? इनहेलेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरसी? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, तो इनहेलेशन के लिए आरआरसी को करना क्या पड़ेगा? क्या सिग्नलिंग देना पड़ेगा बॉडी को? टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नलिंग देगा ना जब इनहेलेशन करना है। तो डायफ्राम क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा हमने, ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी हम लोग सब चीजों को सिर्फ समराइज कर रहे हैं एट द एंड। कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर क्या होगा? उसकी वजह से हमारा इनहेलेशन का बिहेवियर कंट्रोल होगा। अब इनहेलेशन हो गया जो कि 2 सेकेंड के लिए, उसके बाद मुझे क्या कराना है? मेरी बॉडी को क्या करना है? एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन खुद से करेगा क्या? तो उसमें आ जाता है हमारा पीसी। व्हाट इज पीसी? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये क्या करेगा? सिग्नल देगा टू रिलैक्स। करेक्ट? रिलैक्सेशन हो रहा है, कूल। अब वापस भी तो हमको इनहेलेशन कंटिन्यू करना है ना। 3 सेकेंड्स हो गए, उसके बाद वापस इनहेलेशन भी तो करना है, बट आरआरसी तो रुका हुआ है।
तो आरआरसी को वापस हमको चालू करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? समथिंग गॉट ऑन, समथिंग गॉट स्टॉप। अब वापस ऑन भी तो करना है ना, तो खुद से ऑन थोड़ी होगा, you will need some trigger point to on that also. So for that we are going to have AC. What is AC? Apnostic center. इसको hypothetical इसीलिए बोलते हैं क्योंकि there is no surety और अभी तक उसका function को proper understand नहीं कर पाए कि क्या है, but अभी के लिए we consider that कि it is going to help to restart the process. किस में help कर रहा है? किस में help कर रहा है? रीस्टार्ट के लिए। तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंट्रोल बोलते हैं। और ये जो पीसी कर रहा है उसको कौन सा टाइप ऑफ कंट्रोल बोलेंगे? नेगेटिव कंट्रोल। क्या बोलेंगे? समझ रहा है तुम लोग को कुछ कि सब बाउंसर जा रहा है? श्योर? पक्का? सिंपल है रेगुलेशन, सिंपल है, कुछ डिफिकल्टी था रेगुलेशन में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है, बस यहाँ पे हम लोग ने अभी सेंटर्स डिवाइड कर दिए कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। एम आई क्लियर? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। हाँ अभी एप्नोस्टिक सेंटर भी है पॉन्स में, बट इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। कौन कंट्रोल करता है? कहाँ पे प्रेजेंट है ये सब? पॉन्स में, बट कंट्रोल इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिब्रम। ठीक है, अब ये सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे एक साथ नहीं है, सबके अलग अलग पॉइंट्स होंगे पॉन्स में। एंड पॉन्स इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। एक लोअर साइड है, एक डॉर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इज इट क्लियर? ये रेगुलेशन क्लियर है? सिंपल है। कमिंग बैक टू, अब इस रेगुलेशन में तुम लोग को ये दिख रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैरोटिड आर्टरी एंड वेन्स, वेगस नर्व वगैरह, ऐसे वर्ड्स कभी सुने हैं? अब वेगस नर्व क्यों इंपॉर्टेंट होती है पता है तुम लोग को? पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, यस। सो कहाँ पे होती है वेगस नर्व? और कहाँ होती है? हाँ मतलब इफ यू वांट टू स्टिमुलेट, जैसे कि नॉर्मली एक सिंपल चीज कर सकते हो, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो तो अगर हमने वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया तो यू कैन रिलैक्स एट दैट मोमेंट। रिलैक्सेशन होती है वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से। पता है कि नहीं पता है तुम लोग? हाँ तो अभी करना, कभी तुम ज्यादा एंजाइटी हो रही है या ज्यादा पैनिक कर रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर लाइक लेट्स से एग्जाम या कुछ टेस्ट वगैरह में जा रहे हो, वो टाइप इफ यू आर पैनिकिंग, यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टिमुलेट योर वेगस नर्व। अभी इसको स्टिमुलेट कैसे करोगे? इतना टाइम थोड़ी हो गया है, एग्जाम सेंटर में कैसे योगा करोगे? यहाँ पे इफ यू गिव अ थोड़ा हाँ, या फिर यहाँ पे मतलब नॉर्मली अगर तुम थोड़ा सा मसाज देते हो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हो तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। स्मॉल वाइब्रेशंस वगैरह भी होते हैं, आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी जगह पे है, बट स्टिमुलेट करना है तो यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा जो पूरा प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है, तो उसमें हमारे बॉडी की बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, ऑल आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो उसमें वी आर गोइंग टू हैव वेगस नर्व इन्वॉल्व, एरोटिक नर्व है, देन वी हैव एरोटिक कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड साइनस है, साइनस नर्व है। सुना है साइनस नर्व के बारे में कभी? व्हाट इज साइनस नर्व? तो हाँ क्यों बोला? तो कहाँ पे सुना है? कॉकरोच में सुना है हमने, और रील्स पे। वाओ नाइस, बहुत अच्छा है। ऐसी सारी रील्स आती हैं, देखो साइनस नर्व वाली।
अच्छा, हमारी फेस के भी अलग अलग एक्सप्रेशंस और हर एक मूवमेंट के लिए अपने पास डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स होती हैं बॉडी में. There are total 12 nerves. ओके, सो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है समझा तुम लोग को? विद द हेल्प ऑफ मेजर 3 सेंटर्स. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे फॉर योर केमिकल, राइट? ठीक है, व्हेन आई से केमिकल, सी एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूं मैं तुम लोगों को केमिकल के लिए. जब तुम लोग अचानक से भाग के आ रहे हो कहीं से, तो क्या होता है? हेवी ब्रीदिंग होती है, लॉन्ग इनहेलेशन एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन होता है, राइट? क्यों करते हैं हम लोग ये? तुम क्या, ये ब्रेन ने डायरेक्ट सिग्नलिंग नहीं की है, ये एनर्जी लॉस. और बेसिकली जब तुम भाग रहे हो या जब तुम भाग रहे हो बेसिकली, तो क्या होता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रही है. हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन टेकअप हो गया है, तो उसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में CO2 के लेवल्स बढ़ गए. CO2 के लेवल्स बढ़ गए तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है CO2 कैसे डिसोसिएट होता है, कैसे रिएक्ट करता है. अगर CO2 बढ़ गया तो मेरा H+ आयंस भी बॉडी में बढ़ जाएगा, राइट? एंड दैट विल लीड टू डिसोसिएशन. उसकी वजह से हम लोग को उसको बॉडी से निकालना पड़ेगा. तो दैट excess amount which has increased in your body will give signal to your brain to do long exhalation and long inhalation. क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बॉडी की बढ़ गई है. बढ़ी है कि नहीं? पक्का बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है. तो पीछे हमने कुछ कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स जैसा कुछ तो लिखा था सेंटर. तो ये जो कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं या सेंटर जो होता है, वो इन चीजों को रेगुलेट करता है. जैसे ही बॉडी में कोई भी केमिकल ऊपर नीचे होता है या कोई भी आयंस ऊपर नीचे होते हैं, तो वो इमीडिएटली सिग्नल देता है कि व्हाटएवर. अभी हम लोग ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं तो ब्रीदिंग के लिए सिग्नल देगा. अगर हम लोग कुछ और कर रहे होते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू दैट कुछ और सिग्नलिंग देता. एक्सक्रीटरी में कुछ अलग सिग्नलिंग होगा, राइट? समझा? केमिकल का भी सिंपल है. सो वी कैन से कि ये जो कीमोसेंसिटिव सेंटर है ये इंक्रीज इन CO2 को डिटेक्ट कर सकता है, इंक्रीज इन H+ को डिटेक्ट कर सकता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये O2 अगर इंक्रीज हुआ बॉडी में तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा. सो ओनली डिटेक्ट्स increase in CO2 and H+. O2 is not detected by chemosensitive receptor या chemosensitive center. Am I clear? Sure? Simple है? पक्का? Can you guys tell me what do you understand by the term vasodilation and vasoconstriction? Vasodilation मतलब क्या होता है? डायलेट मतलब एक्सपांड होना. गुड, ये क्लियर है. केमिकल कोऑर्डिनेशन क्लियर है. दिस इज purely dependent on your CO2 and H+ concentration in blood. Obviously blood में ही ये सारी चीजें हो रही है, इसीलिए हम लोग को पता चल रहा है, राइट? श्योर? सिंपल है? कुछ डिफिकल्टी है इसमें? नहीं. सो कीमो रिसेप्टर सेंटर्स जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होता है. पता है ना अपने पास नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. 3 टाइप के. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हाँ, सो इट्स लाइक सेंट्रल. सो कुछ कुछ बुक्स में 3 ऐसा दिया है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा दिया. लाइक इफ यू गो विथ योर लास्ट ईयर के बुक्स और 10th स्टैंडर्ड से अगर तुम रेफर करोगे तो यू हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
Peripheral में you are going to have two types, which is autonomic and somatic. So somatic में we talk about cranial nerves and spinal nerves. And इसमें autonomic में we talk about sympathetic and parasympathetic nerves. समझा यहाँ तक? ये क्लियर है? तो केमिकल सिग्नलिंग का जो ये प्रोसेस है वो जब कंटिन्यू होता है तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू इन्वॉल्व योर हार्ट एज वेल, क्योंकि दिस इज इंक्लूडेड इन योर ब्लड, तो ऑब्वियसली बिफोर गोइंग टू लंग्स इट इज गोइंग टू पास थ्रू हार्ट. और हमारे हार्ट में कितने चेम्बर्स है? 4 चेम्बर्स है ना? सबके हार्ट में 4 चेम्बर्स है पक्का? कैन यू नेम दोस 4 चेम्बर्स? देन लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट. बेसिक है ये, पता है सबको? श्योर, इजी, राइट. तो इन फिर यहाँ पे योर कैरोटिड आर्टरी विल ऑल्सो प्ले रोल, राइट, क्योंकि दिस इज हैपनिंग विथ योर ब्लड. जो हम लोग ने पढ़ा था ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि कैसे आयंस का ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वगैरह पढ़ रहे थे, याद है? उसी में हमने ये सब चीजें पढ़ी है कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं चीजें, कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन भी अफेक्ट हो रहा है. सिंपल है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, सो जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. शैल वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज आवर डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? डिसऑर्डर्स. सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स में ना सबसे पहला है अपने पास एस्मा. फर्स्ट क्या है? ठीक है. अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस ना, तुमको पता है हम लोग को नॉर्मली एलर्जीज होती हैं. डस्ट की एलर्जी है, पोलन की एलर्जी है, तो उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है, राइट. अब इसका मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है? क्यों हमको वो टाइम पे स्नीजिंग होती है? क्यों बॉडी रिएक्ट करती है? अगर स्नीजिंग नहीं हो रही है, सी अभी हम लोग नॉर्मली भी अगर नेचर में देखेंगे तो डस्ट तो है, तो दैट इज गोइंग इनसाइड मी, बट हर बार मैं स्नीज नहीं कर रही हूँ ना, तो वो टाइम में हमारी बॉडी में मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है? विल जस्ट अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ पोलन ग्रेन. लेट्स टेक एग्जांपल, पोलन ग्रेन मेरे अंदर एंटर किया, ठीक है, तो मेरी बॉडी में देयर आर मस्ट सेल्स, जो लिम्फोसाइट्स, फाइटिंग आर्मी, WBCs में जो होते हैं. तो ये जो मस्ट सेल्स है वो क्या करते हैं? दे रिलीज सर्टेन एंजाइम्स थिंकिंग दैट पोलन ग्रेन इज योर फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन है, क्योंकि पोलन ग्रेन तो मेरी बॉडी के लिए एक फॉरेन इन्वेडर ही है ना, मेरी बॉडी में ऑलरेडी तो नहीं था वो. तो जब भी हमारी बॉडी में कोई न्यू चीज एंटर करती है, आवर बॉडी विल स्टार्ट रिटेलिएटिंग. सो व्हेन दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंजाइम का रिलीज हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, जो बेसिकली अगर वो बैक्टीरिया या कोई पैथोजन होता तो उसको वो मार देता. Since it is a pollen grain, and if you guys remember, पोलन का जो स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक अपन ने अभी तक वो किया नहीं है, तो उसकी जो लेयर्स होती है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है वो, जिसमें होता है स्पोरोपोलेनिन, जिसकी वजह से उसको हार्श कंडीशंस भी अफेक्ट नहीं करती. सो पोलन ग्रेन को डिस्ट्रॉय करना with the help of acid और pH level और temperature is not easy. तो अगर मेरी बॉडी के मसल्स उसके ऊपर केमिकल्स डाल भी रहे तो क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन को तो कुछ फर्क नहीं, मस्ट सेल्स जो होते हैं वो अगर रिलीज कर रहे हैं एंजाइम्स, तो विल द पोलन ग्रेन गेट अफेक्टेड बाय इट? नहीं होगा. तो क्या होगा उसकी वजह से? अगर ये मेरा ये पोलन ग्रेन है तो ये पोलन ग्रेन के ऊपर ऐसे ऐसे लेयर्स बन जाएंगी, यही लेयर्स स्टक हो जाएंगी एंड हमको ब्रीदिंग इश्यूज कॉज करेंगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, फिर हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि थोड़ा पैसेज क्लियर हो जाए. ये कंडीशन होती है हमारे नॉर्मल एलर्जी में. अब यही जब प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तब वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एस्थमा. समझा? कॉन्सेप्ट समझा क्या था? आर यू गाइस श्योर? पक्का?
सो अस्थमा जो है वो कैसा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है? ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, वो तो पता है, बट इट इज समथिंग विद रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम. सो अगर अस्थमा हो जाता है तो इस कंडीशन में योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू बी हाइपर एक्टिव. कैसा हो जाता है इम्यून सिस्टम तुम्हारा? हाइपर एक्टिव. वो तुम्हारे अभी लेवल्स पे डिपेंड करता है ना, तुमको कौन से लेवल का है, वो एक्सट्रीम है या कम है या कैसा है. एलर्जी भी सब बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ना, सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है. अभी जरूरी नहीं, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, इसको मिल्क का एलर्जी भी हो सकता है, उसको पोलन ग्रेन का, उसको डस्ट का हो सकता है. देखो है डस्ट, but dust allergy is a very common nowadays. Everyone is having dust allergy, most of the people. तो एलर्जीज की भी रिएक्शन, अभी जैसा हर चलते फिरते इंसान, अभी नॉर्मली मेरे अंदर भी पोलन ग्रेन जा रहा होगा, तुम लोग घूम रहे हो तुम्हारे अंदर भी जा रहा होगा, हर बार ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, बट ये जब प्रोलॉन्ग हो जाता है तब इश्यूज होते हैं. एंड अस्थमा कभी कभी तुमको जेनेटिकली भी पास हो सकता है, हो सकता है. श्योर हो? पॉज कर एक मिनट. चलो, सो एजमा क्लियर है. अभी नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एम्फिसेमा. अब एम्फिसेमा क्यों होगा? बेसिकली इट इज कॉज्ड हमारे एलियोर के वेंटिलेशन में इश्यूज होंगे, जिसके वजह से उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, राइट. सो मेजरली ये क्यों होता है? इट इज काइंड ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. यू नो व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? ब्रोंक्यूल्स में इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली हमारे को ब्रीथिंग में भी इश्यूज होंगे. और इसका मेजर कॉज क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज? स्मोकिंग, फूफू, राइट. देन नेक्स्ट वी हैव निमोनिया. निमोनिया क्यों होता है? अच्छा, निमोनिया इट इज अ टाइप ऑफ which type of disorder it is or disease moreover we can say. सुना है निमोनिया के बारे में? लंग्स में बोलते हैं पानी भर जाता है, फिर उसको निकालना पड़ता है बैक से इंजेक्शंस वगैरह लेके. हुआ है किसी को यहाँ पे निमोनिया? गुड. सो इट इज व्हाई इट इज कॉज्ड? अरे होता कैसे, वो लंग्स में पानी कैसा भर रहा है? हम लोग पानी पी रहे, वो पानी भर रहा है? प्लीज डोंट टेल मी दैट. It is a type of a bacterial or a fungal or a viral infection. नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है तुम्हारा, तुम लोग मेरे को बताओगे निमोनिया बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. पैथोजन से होता है. आई लाइक द आंसर. अब पैथोजन के टाइप्स होते हैं. इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में. तो ये होमवर्क तभी आंसर करेंगे. नहीं, अभी आंसर करोगे तुम. अभी आता ही नहीं है. बैक्टीरियल, वायरल या फंगल? क्यों नहीं है मतलब नहीं? नेक्स्ट, सो एस्मा का हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया. इसमें क्या? नेक्स्ट इज ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस में जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया, एलर्जन या पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो म्यूकस ग्लैंड है उनमें क्या, उनमें तुम लोग को पता है ना, हमारे इंटेस्टाइन्स के यहाँ पे और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट है, वो म्यूकस का सिक्रीशन कौन से सेल्स की वजह से होता है? तेरे को पता था? उसको नहीं पता था, तेरे को पता था. दैट इज बिकॉज ऑफ गॉबलेट सेल्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्कस किया था. बट नाइस, वेरी नाइस. देन वी हैव
टीबी के बारे में भी तुम लोग मुझे नहीं रहने दो, उसमें लिखा है टीबी इज कॉज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरियाज आर गोइंग टू एंटर योर बॉडी एंड आर गोइंग टू कॉज यू हार्म. इसीलिए बोलते हैं कि रोड पे ऐसे ही स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए. तो ये स्पिटिंग के वजह से स्प्रेड होता है विद हेल्प ऑफ एरोसोल. व्हाट इज एरोसोल? एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है. वो वाला एरोसोल नहीं, एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाला एरोसोल का बात चल रहा है. नहीं, हाँ मतलब इट इज क्योरेबल. नाउ इट इज क्योरेबल. पहले इट वाज नॉट क्योरेबल. ऐसे तो ऑब्वियसली डेडली. अच्छा, टीबी की, हाँ, टीबी का वैक्सीन कौन सा है? बहुत. टीडी की वैक्सीन ला. हाँ, टीबी का वैक्सीन पढ़ा है तुम लोग ने? ये क्यों बताओ? नहीं, टीबी की वैक्सीन नहीं. हाँ, 3 साल नहीं, वो ट्रिपल वैक्सीन अलग है, बट इसका भी 3 इसमें ही है. हमने कितना किया था टाइम पे. HIV नहीं रे. क्या करना टीवी के अंदर अच्छा बी मारूंगी मैं तुम लोगों को. सेकंड लेटर हाँ? अरे इसका बड़ा नाम है, बट हम लोग हमेशा शॉर्ट में ही पढ़ते हैं. सेकंड लेटर. BCG नाम सुना है कभी? अरे हां बीसीजी बहुत बड़ा था. बैसिलस, मतलब 3 अलग बैक्टीरिया से हम लोग ने एक्सट्रैक्ट करके वो वैक्सीन बनाई है, तो वो नाम दिया हमने BCG वैक्सीन. BCG मेरे को नहीं बोलना था. सो हाँ, कमिंग बैक टू निमोनिया. निमोनिया में होता क्या है, हमारे ब्लड भी अफेक्ट हो जाता है उसमें. और उसमें भी अगेन निमोनिया, देन इफ वी से एम्फिसेमा, देन टीबी, ब्रोंकाइटिस, इन सब में मेजर कॉज तुमको यही होने वाला है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में इशू होगा. निमोनिया में देयर इज गोइंग टू बी द लिक्विड का डिपोजिशन. अब ये जो पैथोजन है वो लिक्विड और म्यूकस टाइप का जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो पूरा ब्लॉकेजेस हो जाती है. कौन है पैथोजन? मैं क्यों बताऊं? ये जो तू, पानी जाता है. अरे बैक्टीरिया रिलीज कर, बैक्टीरिया या पैथोजन जो है वो रिलीज नहीं. पैथोजन जो है, पैथोजन जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से इशू होता है. Next, what is occupational respiratory disorders? These are the disorders which are going to be caused because of working in coal or mining industries. है ना? कोल और माइनिंग वगैरह में क्या होता है, तुम लोग नीचे होते हो, अंडरग्राउंड होते हो, वहां पे एक तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, प्लस जो तुम पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहा है उसकी वजह से लॉट ऑफ, या जो खुदाई वगैरह चल रही है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डस्ट और ये सारी चीजें अंदर जा रही है. CO2 लेवल्स इंक्रीज होते रहेंगे और ऑक्सीजन लेवल उतना है नहीं, जिसकी वजह से तुम लोग को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. ठीक है? इसकी वजह से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें, कनेक्टिव टिश्यूज जो लंग्स के होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ ब्रीथिंग इश्यूज. इवेंचुअली प्रोलॉन्ग्ड ये अगर हुआ तो यू कैन इवन डाई. ठीक है? नेक्स्ट इज योर डिप्थेरिया. डिप्थेरिया अगेन इट इज गोइंग टू बी कॉज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया. ठीक है? बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है डिप्थेरिया की. अरे ये भी तो टीबी इज ऑल्सो कॉज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया ना. देन डिप्थेरिया, अभी डिप्थेरिया का भी वैक्सीन है अपने पास. कौन सा है? DPT का क्या है फुल फॉर्म? टेटनस. पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. सो डिप्थेरिया में अगेन क्या हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन एनलार्ज हो रही है, जिसकी वजह से ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड ये कहाँ पे था? फेरिंग्स के 3 ये थे, राइट? यस. तो वहां पे अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एयर पैसेज तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा एंड CO2 बाहर नहीं जा पाएगा, राइट? लास्ट इज योर फेवरेट सार्स. सार्स के बारे में कब
सुना था तुमने लास्ट? सुना ही नहीं है कभी? अबे बदीर, ये तो यही गाली है। अरे कोविड के टाइम पे नहीं सुना था कभी? मैंने बुक्स की बात नहीं की, मैंने इन जनरल बोला कि सार्स के बारे में तुम लोग ने सुना है कि नहीं? नहीं सुना। क्यों झूठ बोलेंगे आपको? बिग बॉस देखता है तो बिग बॉस न्यूज देखो थोड़ा। अभी सो व्हाट इज सार्स बेसिकली? अगर कोविड भी देखो, इफ यू टॉक अबाउट कोविड में क्या हो रहा था? कोविड में क्या हो रहा था? हम लोग को ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे थे, म्यूकस कफ जमा हो रहा था, और क्या हो रहा था? इम्यूनिटी लो हो रही थी, जिसकी वजह से तुमको बाकी सारी डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ रहे थे, एंड यू आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। तो कोविड में भी जो एक लोग बोलते हैं जो सिम्टम है या जो टाइप है वो सार्स का था, विच इज योर सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। So COVID actually it is also said कि it was initially also there in a different form, but अभी जो आया था वो different form में था, इसीलिए we didn't had उसका वैक्सीन और मेडिसिन we can say। अभी है क्या मेडिसिन कोविड का? नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है ना बेसिकली। सो सार्स में हो क्या रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ योर वायरल डिजीज, ऑब्वियसली सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कोविड एंड ऑल, तो वायरल है। इसमें क्या हो रहा है? तुमको कोल्ड कफ होगा, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, फीवर भी आ रहा था। सो सिम्टम्स इफ वी लुक फॉर दे वर वेरी मच सिमिलर, बट वो एक अलग वायरस का टाइप था, इसीलिए हम लोग इसको नया नाम दिया गया है, विच इज योर कोविड-19। आर दिस डिसऑर्डर्स क्लियर? Is it clear? So now we are done with this chapter. Tomorrow we are going to start with the next chapter, which is circulatory system. Very much connected with this chapter, इसलिए immediately you are going to have that chapter. Is it clear?